बच्चों, आज हम नागार्जुन जी की कविता फसल पढ़ेंगे। हमें जीवित रहने के लिए आवश्यकताओं में से वायु और जल के बाद भोजन आता है और भोजन अन्न से तैयार होता है। अन्न की प्राप्ति फसल से होती है। आज हम लोग कवि नागार्जुन की कविता फसल पढ़ने जा रहे हैं। तो कवि नागार्जुन जो है वो देशभक्त कवि थे। उनके काव्य में देश प्रेम की भावना का स्वर सुनाई देता है। उन्हें अपने देश के नदी, नाले, पर्वत, खेत, खलिहान, गांव, नगर इन सबों से बहुत गहरा अनुराग था। उनकी यह कविता हमें इस उपभोक्तावादी संस्कृति से दूर ले जाकर कृषक समाज से जोड़ देती है। कृषक वह जो हमारा अन्नदाता है, जिसके अथक प्रयास से हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन बनने से पूर्व अन्न के रूप में होता है और अन्न फसल के रूप में होता है। कवि ने इस कविता में फसल के लिए उपयोगी तत्वों के बारे में बताया है। फसल का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में खेतों में लहलहाते हुए हरे पीले फसल के चित्र उभरने लगते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कवि की कविता। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। ढेर सारी नदी कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि बादल पृथ्वी के सभी नदी, नाले और तालाब से पानी खींच करके बरसाता है। जब पानी से सिंचाई होती है तो फसल लहलहा उठते हैं। पानी से फसल को पोषण भी मिलता है। बिना पानी के फसल नहीं हो सकता। बिना पानी के तो हम लोग भी जीवित नहीं रह सकते, फसल भी नहीं हो सकता। इसीलिए कवि ने फसल को ढेर सारी नदियों के पानी का जादू बताया है। कवि आगे कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अर्थात फसल एक दो नहीं बल्कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश के लाखों करोड़ों कृषक अपने अपने हाथों से अथक परिश्रम करके इस फसल को पुष्ट करते हैं। फसल उगाने के पूर्व से लेकर उत्पन्न होने तक न जाने कितनी बार किसान अपने सुंदर भावनाओं से युक्त होकर उसे स्पर्श करता है। गुड़ाई, बुआई, सिंचाई, कटाई ये सभी काम कृषक समाज बड़े ही मनोयोग से करता है। उनके दिन रात के अथक परिश्रम से, हाथों के स्पर्श से ही फसल का अस्तित्व हमारे सामने आता है। कवि की कविता आगे इस प्रकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म। अर्थात एक दो नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इस फसल में समाया हुआ है। मिट्टी का फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान है, क्योंकि फसल का जन्म ही मिट्टी में होता है। मिट्टी फसल का आधार है। मिट्टी के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी अर्थात पृथ्वी तत्व, इसका गुण गंध होता है। फसल में जो गंध के रूप में विद्यमान होता है वो मिट्टी का ही गुण है। कवि आगे कहते हैं, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कवि ने प्रश्न करते हुए कहा कि आखिर फसल है क्या? तो पाया कि फसल नदियों के पानी का जादू है। फसल में जो शीतलता का गुण विद्यमान होता है, जिसे खाकर हमारे पेट को ठंडक मिलती है, फसल में वो तत्व जल से आता है। बिना जल के कोई फसल उत्पन्न नहीं होता, तो फसल जल है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, हाथों के स्पर्श की महिमा। यानी कवि ने यहाँ बताया है कि फसल के लिए किसानों और मज़दूरों का महत्व भी बहुत है।
प्रकृति और मनुष्य के परस्पर मिलन से ही फसल की प्राप्ति संभव है। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने यहाँ बताई है कि प्रकृति और मनुष्य का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य के परिश्रम के बिना फसल अपना रूप ग्रहण नहीं कर सकती। मनुष्यों के हाथों के स्पर्श से ही फसल का उगना और फलना फूलना संभव है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि फसल हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि आगे कहते हैं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। अर्थात मिट्टी के जो प्रकार है, भूरी काली संदली, संदली यानी चंदन के रंग जैसा, तो ये सभी अपने अपने अलग अलग गुण धर्म को लिए हुए हैं। अलग अलग सबकी विशेषताएं हैं, अलग अलग सबके गुण हैं। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी की आवश्यकता भी होती है। भूरी काली संदली मिट्टी अपने अपने गुण धर्म को फसल को दे करके फसल को पुष्ट बनाते हैं। तो फसल में मिट्टी तत्व भी विद्यमान होता है। कवि आगे कहते हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी सूरज की किरणें अपनी संपूर्ण शक्ति को फसल में प्रवेश करा देती हैं। फसल उसके प्रकाश में प्राकृतिक प्रक्रियाओं को पूरी करके अपने लिए भोजन बनाते हैं, जिससे फसल हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रूप बदलकर सूरज की किरणें फसल में समा जाती हैं, जिसे अन्न के रूप में ग्रहण करके हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। कवि आगे कहते हैं, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा थिरकती हुई जब खेतों में चलती है तो वह सिमट कर संकुचित होकर फसल के अंदर चली जाती है। हवा भी फसल के उत्पादन में एक अनिवार्य तत्व है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल क्या है? तो फसल सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी हवा उसके अंदर है, वायु तत्व उस फसल में मौजूद है। फसल वही है जिसमें वायु है। इस प्रकार कवि ने कहा है कि फसल पानी का जादू, स्पर्श की गरिमा, मिट्टी के गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा का सिमटा हुआ रूप है। मिट्टी, पानी, सूरज की गर्मी, हवा प्रकृति प्रदत्त है। इसके साथ मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा अर्थात परिश्रम जब मिलते हैं तब फसल उत्पन्न होती है। यह कविता हमें यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए, उसी से हमें पोषण मिलता है। साथ ही कृषक समाज के परिश्रम को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें किसानों का भी वैसा ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अन्य सम्मानित व्यक्तियों का करते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। इसीलिए प्रकृति और मनुष्य का सहयोग ही फसल है। तो हमें हमेशा किसान वर्ग का भी सम्मान करना चाहिए और प्रकृति की भी देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद।